चलिए आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है। किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम सुप्रीम लॉ क्यों करते हैं। चलिए हम लोग इस बात पे आज चर्चा करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उस बॉडी ऑफ लॉ को कहते हैं जहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के जो रोल, पावर और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, साथ ही साथ वे नागरिकों के बेसिक राइट्स की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो हमने ये देखा कि जो थ्री लेग्स ऑफ गवर्नमेंट भी जिसे हम कहते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो इन तीनों के बारे में अवश्य बात करेगा। और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करेगा। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव जो होता है उसका काम होता है मुख्य तौर पर कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि कानून का पालन कराना। जुडिशरी का मतलब है न्याय देना। इन तीनों चीज़ों को हम सेपरेशन ऑफ पावर के तौर पे भी जानते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ है कि जो तीनों की तीनों शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब आप कोई पूछ सकता है इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ऐसी ये है कि अगर ये तीनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास आ जाएं या किसी एक संस्था को मिल जाएं तो उसके निरंकुश होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिससे किसी देश के जनतंत्र को खतरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो किसी भी देश का जनतंत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए वह बहुत आवश्यक है कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट हों। तो हम लोगों ने समझा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। अब अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हम लेते हैं अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिका में लेजिस्लेटिव का पावर जो है वो कांग्रेस के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ प्रेसिडेंट के पास होती है। तीनों की तीनों शक्तियाँ सेपरेट होती हैं। लेकिन इंडिया में जुडिशरी तो सेपरेट है, पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव यानी हमारी जो पार्लियामेंट में जो सरकार का मुखिया होता है उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उसकी जिम्मेदारी कानून बनाने की भी है और उसकी जिम्मेदारी उन कानून को पालन कराने की भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पे विपक्ष का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विपक्ष का कार्य होता है कि सरकार के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो नागरिकों के लिए हित में नहीं है, तो वो अपनी आवाज उठा के जनता को सूचित करे और उस कानून को बनने में व्यवधान पैदा करे। तो जैसा कि हमने ये देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर के लिए इन तीनों की तीनों जो लेग्स हैं गवर्नमेंट का, सेपरेट और इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि देश की डेमोक्रेसी कॉन्टिन्यूसली अच्छी तरीके से चलती रहे। आइए अब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है विधायिका। इनका मेन काम होता है कानून की बनाना। तो हमारे देश में कानून बनाने की शक्तियां पार्लियामेंट के पास में है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में है। पार्लियामेंट जो है पूरे देश से रिलेटेड कानून बनाती है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज उस स्टेट से संबंध में कानून बना सकती है। तो प्रोसेस क्या है इंडिया में किसी भी कानून को बनाने का? तो पहले तो हम किसी भी कानून को अगर बनाना होता है तो वहाँ के सदस्य, जैसे पार्लियामेंट की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, उस कानून को बिल के रूप में सदन के पटल पे रखते हैं। अगर वो कानून वहाँ के 50% से ज़्यादा मेंबर्स अगर प्रेजेंट है और उनके द्वारा वो उनको समर्थन मिल जाता है तो वो जो बिल है वो कानून का रूप ले लेता है। ये एक संक्षिप्त में, डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में इनके बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने कानून बनाने का एक प्रोसेस देखा है। अब कानून जो बनाने की जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है वो यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन किए हैं। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव दोनों के पास पावर है कि वो कॉन्क्रीट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम कोडिफाई करके इन तीनों लिस्ट में दे सकते हैं। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कुछ नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन तीनों में नहीं दिए गए हैं पर उनके ऊपर भी हमें कानून बनाने की आवश्यकता हो गई होती है।
जैसे जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय इंटरनेट कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। उस समय किसी को पता नहीं था कि फ्यूचर में इंटरनेट होगा कि नहीं होगा। तो वो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर उनका नहीं दिया हुआ है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो किसी भी लिस्ट में नहीं होते हैं, उसे हम रेसिडुअल पावर कहते हैं, और वो पावर पार्लियामेंट के पास होती है कि ऐसे कोई भी मुद्दे जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्क्रीट लिस्ट में दिए हुए नहीं हैं, वो पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है। लेजिस्लेटिव पावर इंडिया में जो है पार्लियामेंट के पास होती है, और अमेरिका की अगर ये बात करें तो वहां पे ये कांग्रेस के पास होती है। अमेरिका में जो कानून बनाने में प्रेसिडेंट का रोल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का रोल कानून बनाने में मुख्य रूप से होता है। अब आते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर। एग्जीक्यूटिव पावर्स वो पावर्स हैं गवर्नमेंट की जिससे वो दिन प्रतिदिन के अपने कार्य निपटाती है। दिन प्रतिदिन के कार्य क्या होते हैं? दिन प्रतिदिन के कार्य हो सकते हैं किसी सीनियर अफसर का अपॉइंटमेंट, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, पार्डनिंग पावर और फाइनेंशियल पावर। ये जो भी पावर्स आपने देखी हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये सारी की सारी प्रेसिडेंशियल पावर कहलाती हैं। ये सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के ऊपर निहित है, वो इस पे उनको ये पावर दी गई है। पर साथ ही साथ प्रेसिडेंट को ये बाध्य भी किया गया है कि वो इन पावर का उपयोग कैबिनेट की सलाह पे ही कर पाएगा, और कैबिनेट का मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर। तो देखा जाए तो ये सारी की सारी पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास आती हैं। इन सब के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का जो काम होता है वो होता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना, उनसे रिजिग्नेशन लेना, उनके कार्य का बंटवारा करना। जो काम इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर देखता है वो ये काम है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के पावर एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उनको ये पावर की यूज करने की स्वतंत्रता होती है वो। और इंडिया में ये सेपरेट है, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने आप स्वतंत्र रूप से इन शक्तियों का उपयोग कर पाए, उसे प्राइम मिनिस्टर की सलाह या कैबिनेट की सलाह लेनी पड़ती है। आइए अब बात करते हैं हम जुडिशरी की। अमेरिका में जुडिशरी का 2 लेयर सिस्टम है। वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी जुडिशरी अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की जुडिशरी अलग है। पर इंडिया में जो है वो जुडिशरी की सिंगल लेयर ऑफ सिस्टम है। यहाँ पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई जुडिशरी का मेन काम होता है विवादों का निपटारा कराना। अगर हम ह्यूमन बींग हैं तो विवाद तो होने ही हैं। विवाद हैं तो उसका निपटारे की जिम्मेदारी जुडिशरी के पास है। विवाद नागरिक से नागरिक के हो सकते हैं, नागरिक के गवर्नमेंट से हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी गवर्नमेंट से हो सकते हैं। किसी स्टेट गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर एक या दो स्टेट आपस में भिड़ जाते हैं, तो उनके बीच में भी उन विवादों को निपटारा करने की जिम्मेदारी जुडिशरी के पास है। इसी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ा हो सकता है, तो उसका विवाद का निपटारे की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा ये समझा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारे को बताता है कि हमारा जो है वो विधायिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी और जुडिशरी कैसे काम करेगी। इसके साथ हमने एक जो चौथी चीज जो हमने देखी थी कि वो थी बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का भी भरोसा देता है कि वहां के नागरिकों को जो उनके बेसिक जो अधिकार हैं उसकी स्वतंत्रता उनकी कायम रहेगी। इंडिया में इन बेसिक अधिकारों को, बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया में दिए जाते हैं वो मुख्यतः हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों को नागरिकों के बीच में राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुछ भी भेदभाव नहीं करेगी। उनके साथ ये भेदभाव नहीं होगा नौकरियों के से रिलेटेड। किसी भी व्यक्ति को उनकी जाति के या धर्म के आधार पर नौकरी देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि व्यक्ति को आज़ादी होगी बोलने की, उसे आज़ादी होगी आने जाने की, उनकी आज़ादी होगी किसी भी राज्य में अपने आप का घर बनाने की। तो ये राइट टू फ्रीडम हो गए। और भी राइट से फ्रीडम होते हैं जिसको हम एक एक करके अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी हमें किसी भी व्यक्ति को ये आज़ादी है कि उसके साथ कोई भी
गलत काम ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वो एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है कि उसने काम किया, उसे तनख्वाह सही से नहीं मिल रही है, उसको वर्क एनवायरनमेंट सही से नहीं मिल रहा है, तो या उसे स्वास्थ्य सही से नहीं मिल रहा है, या उसकी शिक्षा नहीं हो पा रही है ढंग से, तो उसके साथ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। राइट टू रिलीजन, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के फॉलो करने की आज़ादी होगी। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी किसी भी व्यक्ति को पढ़ने की पूरी आज़ादी होगी। और साथ ही साथ अब तो इंडिया में यह भी है कि एक बेसिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा जो एक सबसे लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके अनुसार अगर राज्य सरकार किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव करती है या उसके बेसिक राइट्स या फंडामेंटल राइट्स में उसे बाधा पहुंचाती है, तो उसको ये राइट होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है। आइए अब इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल को किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्यों कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बेसिकली 3 चीजों में बात करता है, जिसे हम 3 लैक्स ऑफ गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। यानी कि विधायिका कैसे कार्य करेगी, विधायिका कार्यपालिका कैसे कार्य करेगी, या न्यायपालिका कैसे काम करेगी। तो जब विधायिका को कानून बनाने की शक्तियां अगर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही हैं, तो वो जो भी लॉ बनाएगी वो सारे के सारे लॉ जो हैं सबॉर्डिनेट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। अगर आप सबॉर्डिनेट कोई अगर लॉ सबॉर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, तो वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता कि वो अपने पेरेंट लॉ का किसी आर्टिकल का उल्लंघन करे या उसको अवरुद्ध करे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है। तो चलिए, हमने अब इतना पढ़ा, अब इसकी एक समरी ले लेते हैं कि एज पर विकिपीडिया, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ which defines the role, power and structure of the different entities within the state, namely the executive, the parliament or legislature and the judiciary, as well as the basic right of the citizen। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उस बॉडी ऑफ लॉ को कहते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की रोल, पावर और स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, साथ ही साथ वो बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल विधि गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।